हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना चौधरी पाना देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में केमिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आप सभी को जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के छात्राएं हैं उनको फिज़िकल केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का अध्ययन कराऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण से कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन प्रारंभ की गई हैं, जिससे कि छात्राओं को या छात्रों को किसी भी प्रकार का अध्ययन के क्षेत्र में हानि नहीं हो, वे लगातार इससे जुड़े रहें। तो आज हमारा प्रथम सत्र है, सत्र का प्रथम क्लास है। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। जो सेकंड चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है। जो यूनिट 3 है वह है रासायनिक साम्य और फेज़ इक्विलिब्रियम चैप्टर इसमें रखा गया है। तो जो यूनिट 3 है उसका रासायनिक साम्य से हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। रासायनिक साम्य क्या होता है? सबसे पहले आप ये स्पष्ट कीजिए कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के साथ में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियों की भी कई बार आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया कह सकते हैं, परंतु जो विशेष परिस्थितियां हैं उसे हम अलग से अध्ययन करते हैं। तो जैसा मैंने इसमें आपको बता रही हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य जो है वो दो प्रकार से होता है। एक तो वह सिस्टम जिसमें कि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब मेंटेन होता है तो उस स्थिति में दोनों की अवस्था एक होती है, तो उसे कहा जाता है होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों का फेज़ जब भिन्न होता है, अर्थात एक या एक से अधिक फेज़ में होते हैं, तो वो कहलाता है हेट्रोजीनस सिस्टम। तो अब आपको थोड़ा सा इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि रासायनिक साम्य है क्या। यदि इंग्लिश में हम इसकी परिभाषा दें तो रासायनिक साम्य जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो है एक तरह का इक्विलिब्रियम है। द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम is that state where the rate of reactant at which the reactant converts into the product and product convert into the reactant, अर्थात अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है और उत्पाद अभिकारक में बदल रहा है। ऐसी स्थिति में जब दोनों का वेग समान हो जाता है तो जो साम्य स्थापित होता है उसे कहा जाता है साम्य, और चूंकि ये रासायनिक पदार्थों के बीच में है इसे कहा जाएगा रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, कई बार आप ये भी कह सकते हो इस चीज़ को कि इसमें किसी भी प्रकार का जो कंसंट्रेशन में परिवर्तन है वो विजिबल नहीं होगा, डिटेक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है उत्पाद भी अभिकारक में बदल रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी डिटेक्टेबल चेंज हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, परंतु ये चेंज हो रहा है अभिकारक का उत्पाद में और उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। इसीलिए इसे कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्य। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन हो गई। अब जो रिएक्शंस हैं उस पर हम आते हैं। दो प्रकार की रिएक्शंस देखी गई।
एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और दूसरी प्रकार की अभिक्रिया होती है रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का हम उदाहरण लेते हैं कि यदि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाए तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl बनता है। या दूसरी रिएक्शन जो मैंने लिखी है, पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो वो KCl और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। दोनों ही अभिक्रियाओं को जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बन रहा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती हैं उनको कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो एक ही दिशा में होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जो होती हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो वो नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त होता है। तो जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं A+B gives C+D, मतलब कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और पुनः उत्पाद अर्थात C+D जो है वो अभिकारक A+B में बदल रहा है। तो जब हम अग्र अभिक्रिया लेंगे तो उसमें A+B रिएक्टेंट होगा, और यदि पश्च अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया रहेंगे या बैकवर्ड रिएक्शन लेंगे तो उस केस में जो अभिकारक है वो C+D होगा। तो इन दोनों अभिक्रियाएं मतलब कि अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया दोनों ही साथ साथ चल रही हैं, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है और इसमें भी एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो जब दोनों को कंबाइन होकर रिएक्शन को लिखा जाता है तो A+B gives C+D और C+D gives A+B। उदाहरण पर आते हैं। अब हम हाइड्रोजन और आयोडीन की जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट कौन सा है। यदि अग्र अभिक्रिया की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन है और उससे उत्पाद बन रहा है HI। प्रतीप अभिक्रिया की बात करेंगे तो HI जो है वो रिएक्टेंट है और ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रतीप अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिएक्टेंट होगा और हाइड्रोजन तथा आयोडीन उसका प्रोडक्ट होगा। इसी प्रकार से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के से भी एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो N2+3H2 gives 2NH3। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन की, जिससे कि एस्टर का निर्माण होता है और जल बनता है, तो ये अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है जो कि जलीय अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एस्टर बन रहा है अग्र अभिक्रिया में और पुनः प्रतीप अभिक्रिया में एस्टर और वाटर जो है वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो वो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसी के साथ में ये जो उदाहरण हैं आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन होमोजीनियस है। देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन से जो HI का निर्माण हो रहा है वो क्या है, होमोजीनियस रिएक्शन का भी उदाहरण है, जिसमें कि रिएक्टेंट अभिकारक और उत्पाद दोनों ही एक ही अवस्था में हैं, गैसियस स्टेट में। इसी प्रकार से यदि हम एस्टर की बात करें तो एस्टर में जो है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों
लिक्विड स्टेट में है और जो उत्पाद बन रहा है इथाइल एसीटेट वो भी लिक्विड ही बन रहा है। यदि हीट्रोजीनस सिस्टम की बात करें तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है और इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो CO2 आपकी ये क्या हो गई, गैसियस स्टेट हो गई। तो इस प्रकार से जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं संपन्न तो हो रही हैं परंतु ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं, पूर्णता की तरफ अग्रसर नहीं हो सकती हैं। यद्यपि ये ऐसा लगता है कि अभिकारक से उत्पाद से पुनः अभिकारक बनने की प्रक्रिया जो है लगभग रुक गई है, परंतु ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, अपितु अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं दोनों समान वेग से होती हैं और यही कारण है कि इनके बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है जिसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने रासायनिक साम्य क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। यदि अभिकारक और उत्पाद जो है यदि उनका फेज़ समान होता है तो वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसी प्रकार से जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी अभिक्रियाएं हैं और उन्हें किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है केमिकल इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होता है अभिकारक और उत्पाद के बीच में उसको हम ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं, ग्राफ से कैसे बता सकते हैं और सांद्रता में परिवर्तन उसमें किस प्रकार से होता है वो डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर पूरा होता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सभी को ये समझ आया होगा।